जय हिंद प्यारे साथियों, द एग्जाम हॉल परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अग्निवीर महासंग्राम बैच का सेकेंड डे है और आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा माना है। जी हाँ दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज को समझ जाता है वो चक्रवृद्धि ब्याज में ही कमाता है। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की विस्तृत चर्चा करेंगे और आज हम सीआई और एसआई दोनों का वर्सेस भी करने वाले, यानी कि दोनों में डिफरेंस बताने वाले, क्या डिफरेंस है। आज जो स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपको बताऊंगा उसी से मैथ्स के 15 क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं। दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों में क्या अंतर है। साधारण ब्याज एक ऐसी राशि है जो मूलधन पर मिलती है, यानी कि मूलधन जो होता है हमारा, उस पर मिलने वाली राशि को ही हम साधारण ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसी राशि है जो मूलधन पर मिलने वाली राशि के साथ में, जैसे कि मूलधन पर तो जो ब्याज मिलता ही है, उस साथ में जो साधारण ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। आइए इसको एक ट्री मेथड के द्वारा सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में प्रिंसिपल 1,000 रुपये है, जो रेट परसेंट है वो 10% है, और टाइम जो है वो 2 वर्ष है, और आपको क्या निकालना है यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट। और एक और दे दिया है मैंने, प्रिंसिपल आपका 1,000 रुपये है, रेट जो 10% है, टाइम 2 वर्ष है, और आपको निकालना है सीआई। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, एक ऐसा ट्री बनाना है जिसमें आपको लिखने 1,000 रुपये, इधर भी लिखने हैं 1,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, तो आप दो शाखाएं निकाल दो इसकी। और रेट परसेंट कितनी दे रखी है आपको, 10%। 10% यहाँ पर लिखेंगे हम, 10% यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही करना आपको, इसका भी 10% निकालना है 2 वर्ष के लिए। तो ये 2 बार 10% आपने लिख दिया। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा दोस्तों, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है कि 1,000 का 10% निकालना है, यहाँ पर भी 1,000 का 10%, यहाँ पर निकाल लेते हैं हम। 1,000 रुपये, उसका 10% निकालेंगे तो आएगा आपका 100 रुपये। 10 धाम 100 रुपये। यहाँ पर हम 1,000 का 10% लिखेंगे दोस्तों, 100 रुपये, और यहाँ पर भी 1,000 का 10% लिखेंगे हम, 100 रुपये। तो ये 100 और 100 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 200 रुपये। तो आपका क्या हुआ, साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज 1,000 रुपये का 2 वर्ष का कितना हुआ, 200 रुपये। अब अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इसका देखो, पहले वर्ष का अगर हम बात करें तो 10% से निकालेंगे तो 100 रुपये बनेगा। दूसरे वर्ष की बात करें 10% से निकाले तो 100 रुपये बनेगा। अब मैंने जैसे ही बोला दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी कि ये जो 100 रुपये ब्याज आया है इस पर भी 10% ब्याज मिलेगा, यानी कि 100 पर 10% हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कितना हुआ वो आपका, 10 रुपये। और ये तीनों को मिलाकर जो बनेगा वो होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये कितना हुआ आपका, 210 रुपये। तो दोस्तों, जो आपका ऐसा आया था वो था सिंपल 200 रुपये, और सी आई आया था वो आया आपका 210 रुपये। और ये डिफरेंस होता है आपका साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में। आइए एक आसान से सवाल के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज में कुल राशि एक की गणना करने का सूत्र क्या है। सूत्र हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, डिफेंस एग्जाम हो। और इन छोटे छोटे क्वेश्चन को आप छोड़ के आ जाते हो और आपके नंबर जो होते हो कम हो जाते हैं। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में कुल राशि ए की गणना करने का सही सूत्र क्या है, ए बराबर पी, ए माइनस आर अपॉन 100। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक गलती करते हो आप, हमेशा जुड़ता है दोस्तों। सूत्र होता है आपका अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 की घात n, यानी कि जो टाइम दे रखा हो आपको निकालना होता है इसमें। नेक्स्ट दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस पर की जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना केवल मूलधन पर की जाती है, बिल्कुल रॉन्ग होगा दोस्तों। केवल ब्याज पर की जाती है, ये भी गलत होगा। मासिक आय पर, ये भी गलत है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस पर की जाती है, मूलधन और संचित ब्याज पर। यानी कि मूलधन पर तो चक्रवृद्धि ब्याज लिया ही जाता है, साथ में जो उस पर ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज लिया जाता है। मतलब सिंपल भाषा में कहे तो चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ होता है ब्याज पर मिलने वाला ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 1,000 रुपये 10% वार्षिक और समय 2 वर्ष है तो वार्षिक रूप से संयोजित कुल राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, कुल राशि। कुल राशि होता है दोस्तों आपका अमाउंट। अमाउंट आपको फाइंड करना। दिया क्या क्या है दोस्तों,
देखो यहाँ पर प्रिंसिपल आपको दिया है 1,000 रुपये, जो रेट परसेंट है वो आपको दिए 10%, और समय दिया है वो दिया है आपका 2 वर्ष। जो मैंने पहला ही क्वेश्चन आपको फॉर्मूले में पढ़ाया था कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 ये वाले फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। दोस्तों अमाउंट आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है आपका 1,000 रुपये, 1 + रेट कितना है दोस्तों आपका 10%, उसको हम लिखेंगे 10/100, और समय कितना दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर आपको 2 वर्ष, यानी कि ये आपका 2 बार लिखा जाएगा। दोस्तों इसको हम लिखेंगे 1,000 गुणा 100 और 110, 110/100 गुणा 110/100, जो प्राप्त होगा वो हमारा अमाउंट होगा। ये दो शून्य से ये दो शून्य गई, ये से ये गई, ये वाली ये कटी। आपको एक काम करना है, 11 का 110 में मल्टीप्लाई करना है। 11 शून्य शून्य, और 11 एकम 11 का 1 हासिल आया 1, 11 एकम 11 और 1 12। ये क्या हुआ आपका दोस्तों 1,210 रुपये। टोटल अमाउंट कितना आया 1,210। इसे सोल्व करने का, यदि आप फॉर्मूले सोल्व नहीं करना चाहते हो तो एक आसान तरीका है ट्री मेथड। ट्री मेथड मैंने आपको बताया, एक बार और बता देता हूँ दोस्तों। यदि आपको फॉर्मूले से सोल्व नहीं करना तो आप इसको ट्री मेथड से भी आसानी से सोल्व कर पाओगे। दोस्तों ट्री मेथड का फॉर्मूला आपको 1,000 रुपये है, इस पर 10% की रेट से 2 वर्ष का ब्याज निकालना है, यानी कि 1,000 का 10% एक बार यहाँ पर निकालना है, एक बार 10% यहाँ पर निकालना है। 1,000 का 10% होता है दोस्तों 100 रुपये, और इधर भी होगा 100 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, कि जो ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलता है, यानी कि 100 का भी 10% निकालेंगे तो 10 रुपये आ जाएगा, और 100, 100, 200 और 10, 210 रुपये ब्याज मिल जाएगा आपको। 1,000 प्लस में आप 210 रुपये करोगे, आपका आएगा 1,210 रुपये आंसर। यानी कि यदि आपको फॉर्मूले से आंसर नहीं निकालना, आप सिंपल से ट्री मेथड से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। 5,000 पर 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है आपको, शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज वो भी कैसी है आपकी अर्धवार्षिक। जब अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है तो जो आपकी दर होती है दोस्तों वो आधी हो जाती है, और जो समय होता है वो दुगना हो जाता है। कैसे होता है, जो 8% दर है दोस्तों वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर 4%, और समय जो 1 वर्ष दिया है वो हो जाएगा आपका 2 वर्ष। ये अर्धवार्षिक संयोजित दर के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, कि जो आपका अगर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बोल दिया जाए तो दर जो है वो आधी हो जाती है, और जो समय है वो दुगना हो जाता है। यदि यहाँ पर अर्धवार्षिक के स्थान पर त्रैमासिक रहता दोस्तों, तो जो आपकी दर है वो 1/4 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/4 हो जाती है, और जो समय होता है वो 4 गुना हो जाता है। समय क्या हो जाता है आपका 4 गुना हो जाता है। उसको भी हम आगे समझेंगे, अभी इस सवाल की चर्चा करते हैं दोस्तों। क्या दिया है, 5,000 रुपया आपका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना आपका 5,000 रुपये दिया है। 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए, तो 8% को हमने अर्धवार्षिक है तो उसको कर लेंगे हम 4% वार्षिक। रेट जो है वो कितना है आपका 4% वार्षिक, और समय जो है आपका टाइम दुगना हो जाएगा 2 वर्ष। आपको निकालना उसका चक्रवृद्धि ब्याज। क्या ज्ञात करना दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके लिए हम यहाँ पर ट्री मेथड का यूज करेंगे। 500 रुपये लिखे हमने, 5,000 रुपये, और 4% निकालेंगे। 5,000 का कितना निकालेंगे दोस्तों हम 4%, 2 बार निकालना है। 5,000 मल्टीप्लाई 4/100, 2 जीरो है, 5 × 20, यानी कि कितना आया 500 का 5,000 का 4% आएगा दोस्तों 200 रुपये, और यहाँ पर भी आएगा कितना आपका 200 रुपये। अब दोस्तों एक स्टेप और आगे बढ़ना है। जो 4% हमने 200 निकाला, इसका भी 4% निकालेंगे। तो 200 का 4% होता है दोस्तों 8 रुपये। यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ मैं, 200 × 4/100, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2×8 कितना हुआ 8 रुपये। दोस्तों टोटल ब्याज कितना हुआ 200 + 200 और 8 रुपये, तो हुआ आपका 208 रुपये। कौन सा ऑप्शन में ये वाला दोस्तों, 200 और 200 और 8 रुपये होगा आपका 400
8 रुपये, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो समय अवधि हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, जो समय है वो दुगना हो जाता है। समय क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है, और जो दर है वो आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो वार्षिक ब्याज दर जो है, वार्षिक ब्याज दर क्या हो जाती है आपकी? ब्याज दर आधी हो जाती है, समय दुगुना। ध्यान रखना दोस्तों, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि अर्धवार्षिक संयोजित है, कैसा है? अर्धवार्षिक संयोजित है, तो जो ब्याज दर है वो आधी हो जाएगी, और जो समय है वो कैसा हो जाएगा दोस्तों? दुगना हो जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, अग्निवीर, डिफेंस सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। 2000 पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। जल्दी से इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, जल्दी से करिए इसको। क्या दे रखा है? 2000 रुपये। कितना है मूलधन आपका? 2000 रुपये। समय कितना दिया है दोस्तों? 2 वर्ष, और रेट दी है आपको 5%। रेट दिया है 5%, टाइम दिया आपको 2 वर्ष। निकालना क्या आपको? चक्रवृद्धि ब्याज, तो वही हम थ्री मेथड लगाएंगे। यहाँ पर 2000 रुपये हमारा मूलधन है, 5% रेट है इसकी। 2 बार निकालेंगे दोस्तों। 2000 का 5% कितना होता है? यहाँ पर आपको करना है 2000 इंटू 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 20 पंजे 100 रुपये। कितना हुआ दोस्तों? 100 रुपये। और यहाँ पर भी कितना हुआ आपका? 100 रुपये। अब ये जो 100 रुपये आया है, इसका भी हम दोस्तों 5% निकालेंगे। जो 100 रुपये आया है, इसका भी क्या निकालेंगे हम? 5%। देखो दोस्तों, 100 में से कितना भी निकालो आप, वही आंसर आएगा। मतलब 100 में से अगर 5% निकालेंगे तो 5 ही आएगा। यदि 10% निकालना होता 100 का, तो 10 ही आता। 100 का 90% निकालना होता 90 आता। तो आप यहाँ पर 100 और 5 इनको जोड़ दो, आपका आएगा 205 रुपये। कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 205 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। ये देखो दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। पहले वर्ष के लिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो सीआई होता है। यहाँ पर एक हिंट आपको देने वाला हूँ दोस्तों, पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज है और पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों ही बराबर होता है। यानी कि आपने अगर 2000 रुपये का पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकाला 200 रुपये, ये साधारण ब्याज निकाला, और 200 रुपये आपने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, ये दोनों ही बराबर होते हैं। यहाँ पर दिया है कि जो पहले वर्ष के लिए यदि वार्षिक ब्याज रूप संयोजित हो तो सीआई उसके साधारण ब्याज के बराबर होता है। मतलब पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही बराबर होता है। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। कितने समय में 1000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से 1331 रुपये हो जाएगी? राशि कितनी है दोस्तों? 1000 रुपये। हो कितनी जाएगी? 1331। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व किया जा सकता है। कैसे सोल्व कर सकते हैं दोस्तों? इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वर्ग और घन। कुछ समझ में आया दोस्तों? 1000 आपको किसी का वर्ग दिख रहा है, 1331 किसी का वर्ग दिख रहा है, या फिर घन दिख रहा है? अगर वर्ग दिख रहा है तो आप आंख बंद करके 2 वर्ष लगा दो। यदि घन दिख रहा है तो आप आंख बंद करके 3 वर्ष लगा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, 1000 से कितना हो रहा हो? 1331 हो रहा है। यानी कि दोस्तों ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। जो घात आती है वही आपका वर्ष होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 3 वर्ष। आया समझो दोस्तों, कितने समय में 1000 की राशि 10% वार्षिक दर से 1331 हो जाएगी। यानी कि कितना समय अगर पूछा जाए किसी भी प्रश्न में और आपको सिंपल सा दिख रहा है कि ये घन है, तो जो आपकी घात होती है वही उसका आंसर होता है। यानी कि 3 वर्ष यहाँ पर इसका आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। 10,000 पर 2 वर्षों का सीआई क्या होगा यदि पहले और दूसरे वर्ष की दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक है? यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, 10,000 रुपये आपके प्रिंसिपल है,
2 वर्षों का पूछा गया, पहले वर्ष की दर कितनी दे रखी है दोस्तों 4% और दूसरे वर्ष की दर कितनी दे रखी है 5%। तो इसको हम मान लेंगे दोस्तों 104% और इसको मान लेंगे हम 105%। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो राशि आएगी वो आपकी टोटल अमाउंट आएगी। क्या आएगी? आपकी टोटल अमाउंट। उसमें से हमको मूलधन घटाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों आपकी राशि है 10,000 रुपये। ये 4 जीरो से, ये 4 जीरो हमने क्रॉस कर दी यहाँ पर। 104 का 105 में मल्टीप्लाई करना है। ऊपर कर लेते हैं 104 इंटू 105। 500, 5 का सॉरी 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, आज का है 2 और 5 एकम 5 इंटू 123। आपको लिखना है यहाँ पर 401। क्या है आपका आंसर दोस्तों? 10,920। क्या है आपका? 10,920। ये है दोस्तों आपका 10,920 टोटल अमाउंट। 10,920 क्या आ रहा है आपका? टोटल अमाउंट आ रहा है। नोट का साइज बड़ा हो गया है। कैसे होगा ये? दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। यहाँ पर देखो आपकी राशि क्या हो जाएगी 10,920 रुपये, जिसमें से आपका 10,000 रुपये जो है वो मूलधन है। कितना है आपका? 10,000 रुपये मूलधन है। वो हम घटा देंगे 10,920 में से, तो आपको जो ब्याज मिलने वाला दोस्तों 920। कितना मिलने वाला है? 920 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। दिया है दोस्तों 1,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से CI और SI के बीच का अंतर बताइए। क्या दिया है दोस्तों? 1,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से CI और SI के बीच का अंतर बताना है। वही दोस्तों दो त्रि मेथड लगाएंगे, एक साधारण ब्याज के लिए और एक चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। दोनों में राशि कितनी दे रखी है? 1,000 रुपये। यहाँ पर भी है 1,000 रुपये। यहाँ पर 1,000 का सिंपल सा 10% निकालेंगे, आएगा आपका दोस्तों 100 रुपये और 100 रुपये। टोटल ब्याज बन गया आपका 200 रुपये। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम 1,000 रुपये पर। यहाँ पर हम CI के लिए निकालेंगे 10%, तो 100 रुपये यहाँ पर हो जाएगा और 100 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर साधारण ब्याज में 100 मिलकर 200 हो जाता है, यानी कि कोई ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ये 100 रुपये पर भी 10% से तो 10 रुपये ब्याज मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों, टोटल अगर करेंगे तो 210 रुपये। यहाँ पर आपका टोटल 200 रुपये और यहाँ पर टोटल आपका 210 रुपये। प्रश्न पूछा गया है दोस्तों 1,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से CI और SI के बीच का अंतर, यानी कि 200 रुपये और 210 रुपये के बीच कितना अंतर है? तो है दोस्तों आपका 10 रुपये का अंतर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कहता है? यदि कोई राशि CI पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यदि कोई राशि CI पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाती है? ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसी कोई सी एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा गया, और रिसेंटली एग्जाम में तो भर भर के क्वेश्चन आ रहा है। क्या बोल रहा है कि कोई राशि है जो 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 5 वर्षों में कितनी हो जाती है दोस्त? दुगनी हो जाती है। दुगनी का मतलब होता है 2 की घात 1। 5 वर्षों में कितना हो जाता है? दुगनी। तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? कितने गुनी हो जाएगी? 8 गुनी। 8 गुनी का अर्थ होता है दोस्तों 2 की घात 3। अगर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? तो यहाँ पर 5 का हमने 1 में मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारा आया था दुगनी। अब हम 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 8 गुनी हो जाए? तो 5 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर का। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8 गुना। 8 गुना कितने वर्षों में होगा? 5 तिया 15 वर्ष में। कितने वर्ष में होगा दोस्तों? 15 वर्षों में। आया समझ में? जो घात बनती है वही आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है, उससे आपका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? 2 वर्षों के लिए CI और SI के बीच का अंतर का सूत्र क्या है? 2 वर्ष का अगर निकालना है आपको तो यह आपका सिंपल सा फॉर्मूला दोस्तों, डिफरेंस इज इक्वल टू P
R/100 की पावर 2। इससे आप दो वर्ड्स का CI और SI का डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखो त्रैमासिक दर है। दर कैसी है आपकी? त्रैमासिक है। देखो दिया है 8,000 पर एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से दर त्रैमासिक रूप से संयोजित कुल राशि की गणना करें। यहाँ पर मैं एक हिंट दे देता हूँ दोस्तों कि जो आपकी दर है और जो आपका समय है वो क्या हो जाएगा। दर जो है वो दोस्तों आपकी 1/4 हो जाएगी। 1/4 यानी कि 10% है। आपकी 10% है, 4 से भाग देंगे हम। 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, 2.5% वार्षिक हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी? 2.5%। और समय जो है आपका वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक वर्ष है तो हो जाएगा आपका 4 वर्ष। आगे आप सोल्व कीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं हो तो ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों दिया है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 625 रुपए की राशि 2 वर्षों में 676 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है ये 676 रुपये और ये 625 रुपये। अगर हम इनका वर्गमूल निकालते हैं 625 और 676 का, तो ये आएगा आपका दोस्तों 25 का है और ये आपका 26 का है। आ रहा समझ में? बोला जा रहा है कि इस वार्षिक दर से 625 की राशि 200 वर्षों में 676 हो जाएगी, यानी कि 25 से 26 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 से 26। यानी कि 1 रुपए का ब्याज मिलेगा कितने पर? 25 पर। और आपसे पूछा जा रहा है 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? दर परसेंट बताइए। आप डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों। 25 एकम 25, 25 चौका 100। दर परसेंट कितनी आ जाएगी आपकी? 4%। यही इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है। क्या दर आ जाएगी दोस्तों? 4%। अब यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन खत्म हुए। अब हम करते हैं रीजनिंग की शुरुआत दोस्तों। रीजनिंग के क्वेश्चन 2, 4, 6, 8 और 10। क्या दे रखा आपको? क्वेश्चन नंबर 16 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ पर देखो दोस्तों सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज जो है समांतर क्रम में आगे बढ़ रही है। यानी कि 2 है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। यानी कि हर क्रम में +2 +2 +2 +2 हो रहा है। यानी कि 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हुआ, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे 10। तो यहाँ पर 10 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका दोस्तों? 12। क्या आंसर आने वाला है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया है 5, 5 से फिर हो रहा है 10, 10 से 20, 20 से 40 और 40 से अब क्या होगा? 80। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन अग्निवीर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 से 10 हो रहा है, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, यानी कि डबल हो रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 1, 4, 9, 16, 25। यहाँ पर क्या क्रम लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है दोस्तों वर्ग का। यानी कि ये आपका दिया गया 1 का वर्ग, ये दिया है 2 का वर्ग, ये दिया है 3 का वर्ग, ये दिया है 4 का वर्ग और ये दिया है 5 का वर्ग। तो नेक्स्ट आएगा आपका 6 का वर्ग। और 6 का वर्ग क्या होता है? 36। क्या होता है दोस्तों? 36 राइट आंसर। यानी कि 1 का वर्ग 1 ही दिया है यहाँ पर, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16 और 5 का 25। तो नेक्स्ट आने वाला वर्ग होगा 6 का वर्ग 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। देखो यहाँ पर सीरीज जो है वो घटते क्रम में, यानी कि सीरीज का क्रम घटता जा रहा है। 100 से कितना हो रहा है? 90, यानी कि -10। 90 से कितना हो रहा है? 80, -10। 80 से कितना हो रहा है दोस्तों? 70, -10। अब 70 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर -10 करेंगे तो 60 रुपए। कितना हो जाएगा? 60। है ना वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। पूरे रीजनिंग का लास्ट सवाल है। यहाँ पर हमारा क्रम ऐसा है, मैथ्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, फिर जनरल साइंस और फिर जनरल नॉलेज क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया है 2 से 3 हो रहा है, यानी कि 1 की गैप है, 3 से 5 2 की गैप है, 5 से 7 2 की गैप है, 7 से 11 4 की गैप है। यहाँ पर गैप वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा दोस्तों। यहाँ पर है आपके सीरीज 2 से 3, 3 से 5, 7, 11 और 13। ये क्या आपका विषम नंबर की सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है दोस्तों? विषम नंबर की सीरीज दे रखी है। अब आएगा दोस्तों साइंस। और साइंस में यकीन मानिए दोस्तों ये टेबल आपकी एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन देती है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं।
मतलब आप कोई सी भी एग्जाम देख लो, इस टेबल से क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तपेदिक जो होता है टीबी, टीबी किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को। और एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस, तो मतलब किस जीवाणु से होता है? ये जीवाणु यहाँ पर गलत दे रखा है, ये जो आपका है पैथागोन से होने वाला वायरस से। जो टीबी है वो किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी किससे होता है दोस्तों? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसमें जो खांसी वो बहुत लंबे समय तक चलती है और आपका जो है शरीर कमजोर होता जाता है। हैजा जो है उसको इंग्लिश में कोलेरा बोलते हैं। ये आंत को प्रभावित करता है और वाइब्रियो कोलेरियो नामक जीवाणु से ये रोग फैलता है। नेक्स्ट रोग है दोस्तों टाइफाइड। टाइफाइड आंत पर प्रभाव डालता है। किस पर डालता है? आंत पर। और ये साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। नेक्स्ट आएगा आपका टिटनेस। टिटनेस जो होता है ये आपकी जंग लगी वस्तुओं को छूने से होता है, मतलब उससे अगर आपके हाथ पैर में चोट लग जाती है तब फैलता है, या फिर किसी संक्रमित पदार्थ से फैलता है, जैसे कि आपका हो दूषित गोबर वगैरह, इनको छूने से जो है टिटनेस फैलता है। नेक्स्ट आएगा दोस्तों प्लेग। जो प्लेग है वो चूहों के काटने से फैलता है। प्लेग किससे फैलता है? अधिकतर चूहों के काटने से फैलता है। और ये यर्सिनिया पेस्टी से फैलता है। मतलब इसका वायरस क्या है? यर्सिनिया पेस्टी। नेक्स्ट आएगा दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैंने आपको करवा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब जीके के बारे में, या आपकी आपकी मुगल कालीन जो शासक हुए थे उनका वर्णन दिया गया है। बाबर। बाबर के बारे में दोस्तों आपने सुन रखा होगा। बाबर कौन था? जो दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश आया था उसका संस्थापक बाबर को ही माना जाता है। और जो बाबर है उसका शासनकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था। और ये जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर किस साम्राज्य का संस्थापक था? मुगल साम्राज्य का। इसने इसके जीवन काल में 4 मुख्य युद्ध लड़े थे। 1526, 1527, 28 और 29। और चारों युद्धों में ये विजय रहा था। बाबर जो है अपने जीवन काल में 4 युद्ध लड़ने वाला शासक है और ये चारों युद्धों में विजय रहा था। नेक्स्ट आएगा आपका हुमायूं। हुमायूं जो है इसका जीवन आदि मानव जैसा व्यतीत हुआ है। कैसा हुआ है? आदि मानव जैसा, मतलब इसने राज सुख का अनुभव ज्यादा नहीं किया है। इसका शासनकाल कब से कब तक चला था? 1530 से लेकर 1556 तक। और शेर शाह से युद्ध करके इसको निर्वासन हुआ था। इसने क्या किया था? जब शेर शाह से युद्ध हुआ था तो इसकी भयंकर हार हुई थी। नेक्स्ट आएगा आपका अकबर महान। अकबर महान को मुगल साम्राज्य का साम्राज्य विस्तारक माना जाता है। इसके शासन काल में मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। इसका जो शासन काल है वो 1556 से लेकर 1605 तक माना जाता है। कब तक माना जाता है दोस्तों? 1556 से लेकर 1605। और इनके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा था दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध, जो इन्होंने महाराणा प्रताप के साथ में लड़ा था। साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ है? अकबर के शासन काल में। फिर आते हैं हम जहांगीर के। कौन है आपका? जहांगीर अकबर का पुत्र था ये। 1605 से लेकर 1627 तक शासन किया था। इसकी जो रुचि थी वो कला और चित्रकारी में विशेष रूप से थी। मतलब ये जो था आपका चित्रकार प्रेमी शासक माना जाता है। अब आएगा आपका शाहजहां। शाहजहां जो है वो जहांगीर का पुत्र था और इन्होंने 1627 से लेकर 1658 तक शासन किया था। इनको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, यानी कि जो ताजमहल का निर्माण है वो किसने करवाया था? शाहजहां ने। इनकी पत्नी जो थी मुमताज। कौन थी इनकी पत्नी? मुमताज। उनका आकस्मिक निधन हो गया था और उनकी ही याद में इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट शासक है आपका दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब को मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। औरंगजेब को कैसा शासक माना जाता है? सबसे क्रूर शासक। इनका शासनकाल जो है 1658 से लेकर 1707 तक माना जाता है। दोस्तों, औरंगजेब की अधिकतर लड़ाई जो होती है दक्कन में होती है। और ये शिवाजी से लेकर जो संभाजी महाराज है उनसे लड़ाई करते हैं। साम्राज्य की सीमाएं सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र तक इनके शासनकाल में भी पहुंचती है। दोस्तों, कैसे लगे आपको क्लास? अधिक जानकारी के लिए क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें।